नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज मुस्लिम संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। याचिकाकर्ता बोले अवमानना का चले केस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग का हिंदू और मुसलमानों के लिए हों अलग अलग मतदान केंद्र। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाना है तो केंद्र सरकार पर लगाएं। रूह अफ़ज़ा विवाद पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा ये आत्मा को झंझोड़ने वाला। रामदेव का शरबत जिहाद बयान अचंभे। नेशनल हेराल्ड मामले पर संदीप दीक्षित का पलटवार, बीजेपी पर साधा निशाना। अब इजराइल पर मौसम की मार, 40 साल बाद यहूदियों के देश में बरसेगी आग। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रमुख मुस्लिम संगठन जैसे जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद और MIM के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार के हालिया संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नेताओं का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमला है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। वो कानून लाया गया है। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की ज़मीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा ज़मीन तो गवर्नमेंट ने छीनी, वक्फ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज़ ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफ़ा है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। बस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। एक वकील ने याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले पर खुद संज्ञान लेकर सुनवाई करे। याचिका दाखिल करने वाले वकील ने जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे पर अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए कई लोगों ने अटॉर्नी जनरल से अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया है। नरेंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि निशिकांत दुबे के बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लोग उससे प्रभावित होकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। सरकार ने क्लिप को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एक याचिका दाखिल की है। इस पर जस्टिस गवई ने याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया है। ध्यान रहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 15(1)(b) और अवमानना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1975 के रूल्स के नियम 3C में प्रावधान है कि अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चल सकता है। कई वकीलों ने अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का
अनुरोध भेजा है, लेकिन नरेंद्र मिश्रा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू करे। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि अगर कानून कोर्ट बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर कहा था कि वो देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इसे लेकर कई वकील चाहते हैं कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चले। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध किया गया। इस विरोध में हिंसा मच गई। इसी के बाद अब जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है, इसी दौरान बीजेपी ने राज्य के इलेक्शन कमीशन से हिंदुओं के लिए अलग पोलिंग बूथ स्थापित करने के लिए कहा है। बीजेपी नेता ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग पोलिंग बूथ बनाने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से अलग हिंदू मतदान केंद्र बनाने की मांग की है। भाजपा ने चुनाव आयोग से हिंदू और मुस्लिम पोलिंग बूथ को अलग करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां 50% के नीचे हिंदू वोट है, हिंदू मोहल्लों के लिए, हिंदू वोटर के लिए अलग तरीके से बूथ बनाने चाहिए, नहीं तो वो मुस्लिम मोहल्ला के बीच से जाएंगे तो वहाँ इनके ऊपर आक्रमण होंगे। वोट डालने नहीं दिया जाएगा। सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स बूथ के गेट पर रहे, गाँव में नहीं। पश्चिम बंगाल के भाजपा के दिग्गज नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार के कुशासन के चलते पश्चिम बंगाल में हिंदू बेहद संकट में है। वो राज्य में कई स्थानों पर लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल और वोट भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां हिंदू मतदाताओं को डराने, धमकाने और वोट डालने से रोकने के मामले सामने आए हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने न सिर्फ जहां भी समुदाय अल्पसंख्यक है वहां हिंदुओं के लिए अलग मतदान केंद्र की मांग की, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से ये भी कहा कि ऐसे मतदान केंद्रों को ऐसी जगह बनाया जाना चाहिए जहां पहुंचने के लिए मुस्लिम मोहल्लों से गुजर कर ना जाना पड़े। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि भारत एक बड़ा देश है और इस देश की एक एक इंच ज़मीन का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दुनिया में वक्फ संपत्ति के तौर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन भारत के पास है। 9,72,000 से ज़्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में है, लेकिन इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका दुरुपयोग संपत्ति पर कब्जा कर उसकी लूट चिंता का विषय है। इसलिए जब हमने भूमि बिल में संशोधन बिल किया तो हमारे 2 मुख्य उद्देश्य गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाना और लूट को रोकना है। किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश का जमीन होता है और हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, देश बड़ा है और इस देश में हर एक इंच जमीन अच्छी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। इसके लिए अच्छा कानून होना चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए और हमारा देश का जमीन हमारा देश के गरीबों के लिए काम आना चाहिए। इसमें कोई विवाद नहीं होना है। दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। 9,70,000 से भी ज्यादा, 9,72,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं आ रहा है। काम नहीं आ रहा है वो एक बात है, लेकिन उसका दुरुपयोग, मिसयूज, वक्फ संपत्तियों को कब्जा करके जो लूटे जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय है। तो जब वक्फ बिल को संशोधन किया, मुख्य हमारा 2 लक्ष्य हैं, गरीबों को, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाना, जिस लक्ष्य से वक्फ प्रॉपर्टी बनाया गया है उसका अंजाम दिलवाना और फिर उसको जो लूटा जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, उसको भी रोक लगाना। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में आज डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात पर बोलते हुए एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो काम को लेकर मिलते रहते हैं। अजीत पवार और शरद पवार से मुलाकात पर सुप्रिया ने कहा है कि राज्य में अपराध और पानी से संबंधित मुद्दे बढ़ गए हैं। मैंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। महाराष्ट्र संकट में है। अजीत दादा की कल मुलाकात हुई है पवार साहब से। काम के लिए हमेशा होती है। मैम, आप चाहती हैं कि दोनों फैक्शन एक हो जाए एनसीपी का महाराष्ट्र की भलाई के लिए? देखो, महाराष्ट्र में मैं देवेंद्र जी से
बहुत दिन से विनती कर रही हूँ कि महाराष्ट्र में क्राइम बढ़ा है, महाराष्ट्र में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। वो आपकी चैनल सारे दिखा रहे हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, विनती की है कि ऑल पार्टी एक अर्जेंटली मीटिंग बुलाए और महाराष्ट्र के क्राइम और पानी की समस्या में सब में साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र इज इन अ क्राइसिस। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका के बोस्टन में चुनाव आयोग पर टिप्पणी के बाद इस बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी का बचाव किया है और कहा है कि देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं है। वो चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी उपलब्ध नहीं कराते। उन्होंने कहा है कि क्या आपको लगता है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? महाराष्ट्र में जहां वयस्क आबादी 9.54 करोड़ है, 9.70 करोड़ लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? पिछले 5 सालों में 32 लाख मतदाता जोड़े गए और 5 महीने में 49 लाख मतदाता कैसे जोड़े गए? इस देश में एक ट्रेंड चल गया है अर्ध सत्य और पूरा झूठ बोलने का, और झूठ क्योंकि ज़रा ज़ोर से बोला जाता है तो आप जैसे हमारे बंधु भी उसको थोड़ा दिखाने पर बाध्य हो जाते हैं। तो हमें लगा कि सत्य भी उतनी ही हुंकार भरकर बोलना चाहिए, और मैं यहाँ पर एक प्रेस वार्ता के लिए आई हूँ और आशा करती हूँ आप सब लोगों से थोड़ी देर में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि कुछ बातें इस देश के सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने आनी ज़रूरी है। तो एक प्रेस वार्ता हम करेंगे, हम लोग पूरे देश में ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और आज रायपुर में मैं इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाऊंगी। मैम, राहुल गांधी विदेश धरती पर गए हुए हैं, इसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, चुनाव प्रणाली को गंभीर समस्या बताया है, तो किस तरह देखते? आपको क्या लगता है इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जहां पर 9,54,00,000 वयस्क आबादी है, अडल्ट आबादी है, वहां पर 9,70,00,000 वोटर कैसे बन सकते हैं? 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर जुड़े और 5 महीने में 39 लाख वोटर जुड़ गए। जब वीडियोग्राफी मांगी गई तो बजाय वीडियोग्राफी के प्रूफ देने के इलेक्शन कमीशन ने नियम ही बदल दिए। 5:30 बजे के बाद 65 लाख वोट बढ़ गए। एक वोट पड़ने में 3 मिनट लगता है, क्या 2 बजे तक महाराष्ट्र में लाइनें लगी हुई थी? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस देश की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाती हैं और अंततोगत्वा लोकतंत्र की मजबूत नींव पर प्रहार करती हैं। और राहुल जी ने जो बातें कही वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है कहना, अगर वो ना कहते तो गलत करते। बीजेपी इससे बेहतर और क्या कह सकती है? मोदी जी तो चाइना और दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन और जर्मनी और कनाडा और यूएस जाकर कहते हैं 2014 से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो कोसता था। मेरे पास बाइट्स भी अभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो क्या मोदी जी अपने जन्म को कोसते थे? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी पैदा होने से ज्यादा बड़ा गर्व और किसी बात का हो ही नहीं सकता है। बीजेपी के पास मुद्दों पे बात करने के अलावा बाकी सारी नौटंकी करने का टाइम है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा को लेकर लगातार बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा है कि यह मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के चुनाव की वजह से ही हुआ है। इसी के साथ बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर कहीं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तो मेरे मुताबिक ये केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए। मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। बंगाल में क्या हुआ भाई? इतनी सुख शांति बंगाल में शायद देश में कहीं नहीं होगी। मैं वहीं का एमपी हूं, सांसद हूं अभी, आसनसोल, जो दूसरा सबसे संपन्न रेवेन्यू के मामले में वो डिस्ट्रिक्ट है सबसे। वहां पे मैं देखता हूं कितनी सुख, वहां पे तो नारे लग रहे हैं चारों तरफ, भाईचारे का शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल। पूरे बंगाल में ऐसा है। 30% है कि 33% है कि 35% वहां मुस्लिम परिवार रहते हैं।
आज तक तो मैंने नहीं सुना कभी कोई ऐसा दंगा हुआ, कोई फसाद हुआ। कई बार करवाने की कोशिश की है, हमने सुना है कि करवाने की कोशिश करते हैं, आता है, थम जाते के लोग जानते हैं और मानते हैं कि भाईचारा, सर्वधर्म समभाव, तो जियो और जीने दो, प्यार से रहो और सबको प्यार से रखो। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। साथ ही उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिशान सिद्दीकी ने धमकी को लेकर दावा किया है कि धमकी भरी ईमेल में कहा गया है कि अगर उन्होंने डी कंपनी का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनके पिता बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। कि जिशान सिद्दीकी हमारे बांद्रा के विधायक भी रहे हैं, अभी तो विधायक नहीं है, वाजी दादा पवार जी के साथ एनसीपी में है, और उनके पिताजी बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के एक एमएलए भी रहे हैं, 4-5 बार बांद्रा से चुनकर भी आए थे। तो उनकी बीच में हत्या हुई थी और मतलब अनेक लोगों को उसने अरेस्ट भी किया है। जिशान सिद्दीकी ने बताया है कि भाई उनके ऊपर कोई धमकी आ रही है, खंडनी मांग रहे हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि भाई इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जिशान सिद्दीकी की जो कंप्लेंट है उसके मुताबिक जरूर जो मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस उसमें एक्शन लेगी। लेकिन उनको धमकी आ रही बात सही है और धमकी देने वालों को जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। इसी तरह की हमारी सूचना है और जरूर मुंबई पुलिस उसमें एक्टिव है और मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के खिलाफ बाबा रामदेव की शरबत जिहाद टिप्पणी पर कहा है कि ये कोर्ट की अंतरात्मा को झंझोड़ता है, ये पूरी तरह से अक्षम्य है। रामदेव के वकील राजीव नैयर ने कहा है कि हम अपने सभी विवादित विज्ञापन को हटा रहे हैं। जस्टिस अमित बंसल की बेंच रामदेव के खिलाफ हमदर्द के मुकदमे की सुनवाई कर रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपनी टिप्पणी से रामदेव ने धर्म के आधार पर हमदर्द पर हमला किया है और इसे इन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव की ओर से प्रॉक्सी वकील पेश हुए और जवाब देने के लिए वकील ने समय मांगा है। हाईकोर्ट ने रामदेव के वकील को दोपहर 12 बजे पेश होने को कहा है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि अगर वकील पेश नहीं हुए तो कोर्ट बहुत सख्त आदेश पारित करेगा। इससे पहले रामदेव ने 3 अप्रैल को अपनी कंपनी के उत्पाद गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए शरबत जिहाद जैसी विवादित टिप्पणी की थी। कोर्ट जब फिर से बैठी तो रामदेव के वकील राजीव नयन ने कोर्ट को बताया कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने सभी विवादित विज्ञापन को हटा रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को करेगी। साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव को अगले 5 दिनों में एफिडेविट फाइल करने के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कर ने कहा है कि हमारे देश को एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत नहीं है। हमारे देश को एक राष्ट्र एक शिक्षा, एक राष्ट्र एक हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए ताकि हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहे, नहीं तो ये एक बार आएंगे और सारी चीज़ें महंगी कर देंगे। तो हमारे देश की पहली ज़रूरत एक राष्ट्र एक शिक्षा है। देश को 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे देश को 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन और 1 हेल्थ केयर की जरूरत है। चुनाव तो हमारे देश में होते रहने चाहिए, तभी हमारे नेताओं की जवाबदेही बनी रहेगी। नहीं तो ये एक बार आएंगे चुनाव, अपना वोट लेकर उसके बाद हर चीज बहुत महंगी कर देंगे, आपको दिखेंगे नहीं, और चुनाव से पहले सिर्फ 50 रुपया कम करके आपका वोट बटोरने आ जाएंगे। तो हमारे देश की पहली जरूरत 1 नेशन 1 एजुकेशन है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन की घटना में 3 लोगों की मौत और यातायात ठप होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे। सीएम का काफिला रामबन पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने उनके कार को रोक लिया। लोगों का कहना था कि रामबन भूस्खलन और बाढ़ आने के बाद से कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। सीएम पहले लोगों से जुड़ी समस्याओं पर बात करें। स्थानीय लोगों की नाराजगी को देखते हुए सीएम की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। इस बीच सीएम ने कार के दरवाजे को खोलकर लोगों से बातचीत की। 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पर 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया।
अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जाने जो हैं वो ना जाएं, तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीजें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज की तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के बारे में पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उनका ध्यान कहीं और है। उनका असली मुद्दा तब है जब उन्हें टर्मिनल पर 4 घंटे बिताने पड़ते हैं। वो राज का दर्जा चाहते हैं ताकि उनके पास सरकारी विमान हो। जम्मू कश्मीर में किसान और छात्र तनाव में हैं। एनसी का असली मुद्दे पर से ध्यान हट गया है। देखिए, उनका फोकस तो कुछ और है। वो उनको फ्लाइट डिले क्या हो जाता है, 3 घंटे ज्यादा उनको क्या टारमैक पे स्पेंड करने पड़े, उनको वो आज़ाब शिकस्त लगता है। वो चाहते हैं कि उनको स्टेट प्लेन मिले, तभी वो चाहते हैं कि स्टेटहुड आए। यहाँ जो हमारे फार्मर्स ड्यूरेस में हैं, पूरे जम्मू कश्मीर फार्मर्स ही क्यों, स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है। कुपवारा में एक 21 साल के लड़के ने अपनी जान दी, क्यों? क्योंकि जो एग्जाम था जो वो पास करना चाहते थे नीट का, 2 परसेंटाइल से उन्हें मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि वो ओपन मेरिट कैटेगरी से थे। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, एनसी का फोकस तो वो रहा ही नहीं है। बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। बीजेपी स्टेटहुड मांगती है, एनसी भी स्टेटहुड मांगती है। बीजेपी वक्फ पे कोई डिबेट नहीं चाहती है, एनसी ने भी वक्फ पे देखिए अपने मुंह पे ताला लगाया। तो जो भी बीजेपी अपना एजेंडा यहाँ चलाना चाहती है, तभी एनसी को इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने यहाँ लाया कि वो इतने मेजोरिटी में आके 50 एमएलए लाके फिर बीजेपी का ही उनको अगर एजेंडा चलाना था तो बता देते लोगों को। रामबन के इंसिडेंट को आप समझती हैं कि नेशनल डिजास्टर होना चाहिए, डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन सीएम का स्टेटमेंट डिफर है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के बयान पर तीखा पलटवार किया। आज दीक्षित ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बिल्कुल साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। उन्होंने इस मामले में भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। दीक्षित ने कहा कि कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं। बहरहाल ये मामला कोर्ट के सामने है। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अगर खरीद की कीमत पर सवाल है तो केंद्र सरकार से भी सवाल बनता है कि उसने एयर इंडिया को टाटा समूह को कितनी कीमत पर बेचा। देखिए, ये सब इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय, कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है। और अगर कितने पैसे में क्या खरीदा गया ये पूछा जाए तो फिर तो सवाल वो भी बनते हैं ना कि एयर इंडिया क्या कीमत पर आपने टाटा को बेचा, और अगर एयर इंडिया की पूरी संपत्तियां देखी जाए तो उनकी क्या कीमत थी। बहुत से और छोटे छोटे हमने देखेंगे लोग सिर्फ शेयर खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां हथिया लेते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी तब भी कई डिसइन्वेस्टमेंट जो हुए थे अटल जी के समय, उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए थे। मैं ये नहीं कहता उनका जवाब सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि यात्रा महज हॉस्पिटैलिटी के लिए थी या किसी ठोस एजेंडे के लिए। राजपूत ने कहा है कि भारत अतिथि देवो भव का देश है, लेकिन असली सवाल ये है कि टैरिफ वार, फेयर ट्रेड, उन्नत लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और
डेविड हेडली जैसे मामलों पर क्या चर्चा हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा में गंभीर मुद्दों की अनदेखी की गई है। क्या वो लोग एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी के लिए आए थे, एक दूसरे को रिसीव करने आए थे, या कुछ काम करने आए थे? हमारा मुद्दा ये नहीं है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी की गई। भारत तो वैसे ही अतिथि देवो भव का देश है, लेकिन टैरिफ वार पर क्या हुआ? हम ये जानना चाहते हैं कि जो इनलीगल डिपोर्टेशन है, जिसमें हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांध कर लाया जा रहा है, उसका क्या हुआ? क्या उस पर रोक लगेगी? क्या अमेरिका हमारे टैरिफ पर रोक लगाएगा? क्या अमेरिका हमें फेयर ट्रेड का मसौदा देगा? क्या अमेरिका हमें उन्नत किस्म के हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज देगा? F-35 जैसे कूड़ा नहीं देगा? आज की डेट में मुद्दे इस बात के हैं, क्या अमेरिका हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए मदद करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में? क्या सूचनाएं साझा करेगा? क्या डेविड हेडली को, जो अमेरिका में अपराधी है, क्या हिंदुस्तान को सौंपेगा? इन सारी बातों पर मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने खाना खाया, बच्चे खिलाए, ये किया, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा आवश्यक नहीं। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव जी के पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह वो अखबार और टीवी देखकर कोई मुद्दा निकाल कर बोलते हैं। मैंने उनसे कहा है कि विकास पर बात की जाए और आप विकास पर बात करिए। अगर बिहार विकसित हो जाएगा तो अपने आप अपराध रुक जाएंगे। नीतीश कुमार बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं, बिहार में शासन प्रशासन अगर कोई चीज़ नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह वो अखबार देखते हैं, टीवी का न्यूज़ देखते हैं और उसी से फिर वो जो है कोई न कोई मुद्दा निकाल कर बोलते हैं। मैंने उनको कहा है कि पहले विकास पर बात करो। बिहार अगर विकसित हो जाएगा तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। तो नीतीश कुमार जी बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं कि कैसे बिहार का जड़ मजबूत हो। अगर आज सभी को बिहार विकसित होगा तो बिहार के सारे अपराध रुक जाएंगे। तो बिहार विकसित हो, इसकी चिंता नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश की ज़रूरत है, और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो प्रयास एनडीए की सरकार कर रही है, देश की 140 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं, जनता हैं, वो सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस देश की गाढ़ी कमाई को सिर्फ चुनाव में ही बार बार चुनाव कराकर खर्च नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी वो अमेरिका यात्रा पर है, विदेश में वो बीच बीच में विदेश जाते रहते हैं। इस बार थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो गया था, लेकिन उनका काम है, बीच बीच में विदेश चले जाते हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। ये किसी के कंधे पर बंदूक रख कर ही जीत सकते हैं। भाजपा किसी के सहारे ही जीत सकती और उसको मार कर अपनी सरकार बना सकती है। भाजपा जहां सरकार नहीं बनाती वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में भाजपा बंगाल में जीत नहीं सकती, इसलिए अब वो पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहती है। केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहता है। गाजा में जहां इजराइल रॉकेटों और धमाकों के बीच जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे एक और झटका लग रहा है और कहीं ना कहीं उसे मोर्चे पर खामोशी से हार मिल रही है। जलवायु संकट के खिलाफ हालात इतने भयावह हो चले हैं कि अब गर्मी भी दुश्मन बन गई है। तापमान में ऐसी आग लगी है कि 40 साल बाद पहली बार रिकॉर्ड कांप उठे हैं। यह महज मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है कि अब वक्त निकलता जा रहा है।
1950 के दशक की तुलना में आज इजराइल जुलाई के महीने में लगभग 3 सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो चुका है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यहूदियों का ये देश अब जलवायु परिवर्तन का हॉटस्पॉट बन चुका है। आसमान से बरसती ये आग न सिर्फ शरीर झुलसा रही है बल्कि जीवन शैली, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तक को झुलसा रही है। इजराइल के ताउब सेंटर ने हाल ही में एक स्टडी जारी की है जो यरूशलेम के मौसम विभाग के 1950 से 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन के मुताबिक जुलाई महीने का औसत तापमान 1950 से 1969 की तुलना में अब 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यही नहीं, पूरे साल का औसत तापमान भी पिछले 10 सालों 2014 से 24 में 1.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि इजराइल अब एक क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन चुका है क्योंकि ये दुनिया की औसत रफ्तार से कई ज़्यादा तेज़ और गर्म हो रहा है, जबकि 2015 के पेरिस समझौते में वादा किया गया था कि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रोका जाएगा। इजराइल इस सीमा को तेजी से पार करता दिख रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।